अब हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर इज़ बेसिकली ऑन सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके पास क्या आता है, एक सेल का सिंपल सा स्ट्रक्चर आता है जो हमारा ह्यूमन सेल है। इस ह्यूमन सेल के अंदर ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आती हैं। ठीक है, मेन हमारे पास क्या आता है, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, उसके बाद अंदर करके साइटोप्लाज्म आ जाता है आपके पास, फिर न्यूक्लियस आता है। उस न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ होती है जो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोलस कहते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद उसके साथ एक और ऑर्गेनेली आ जाती है विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या होता है, आपका पावर हाउस होता है सेल का। फिर आपके पास आता है गोल्जी ऑपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन यू हैव स्मॉलर ऑर्गेनेलीज जैसे लाइजोसोम्स हो गए या राइबोसोम्स हो गए, पेरोक्सिसोम्स, प्रोटियोसोम्स, ये सारे आपके छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं। और इस पूरे सेल का जो स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं ना, उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है ना, वैसे ही पूरे सेल का जो स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं ना, वो होता है आपका साइटोस्केलेटन। अब हम आते हैं इसकी इंडिविजुअल पार्ट्स पर, और इन पार्ट्स को ना हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा मेन गोल ये है कि ये जो आपका चैप्टर है ना, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसे उसी तरीके से डिस्कस करना है कि हम एमसीक्यूज़ के पास ही रहें, हम एक्स्ट्रा या कोई ऐसी डिटेल में ना जाएं जो हमें हो कि ये हम डी ट्रैक हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की आउटर लेयर जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देती, और अलाउ करती है पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ये तो एक जनरल बात होगी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सारी चीज़ें एमसीक्यू में आती हैं। कई दफ़ा वो पूछ लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो डैट इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है? इसकी कंपोजिशन होती है कि इसकी एक लिपिड बाइलेयर होती है, और वो जो लिपिड बाइलेयर होती है ना, उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन्स। 60% इसमें प्रोटीन्स होते हैं, 40% इसमें लिपिड्स होते हैं। ठीक है, ये जो लिपिड बाइलेयर होती है ना, ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब इसमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं वो पास नहीं करती। ये आपका एमसीक्यू भी है, अक्सर वो पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मींस एनी सब्सटेंस विच डज नॉट लेट वाटर डिजॉल्विंग मॉलिक्यूल्स या वाटर इटसेल्फ डिजॉल्व इनटू इट। ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या होता है कि इसके पास एक आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इनको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है ना, ये भी बेसिकली हमारी लिपिड बाइलेयर का एक पार्ट होते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि इन कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन भी पेपर में पूछ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का क्या फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन? किसी को ये चीज़ का पता है कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो आपके लिपिड बाइलेयर के अंदर होते हैं, इनका सेल के लिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या फंक्शन है? अच्छा, ये आज के लिए ना आपका टेक होम असाइनमेंट है, क्योंकि आज आपकी डबल ए की क्लासेस शुरू होनी है। ठीक है, तो यू विल बी डूइंग दीज एमसीक्यूज टुडे। तो कल मैं आप लोगों से दोबारा यही पूछूंगी कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का लिपिड बाइलेयर के लिए क्या फंक्शन है। स्टेबलाइजेशन भी है, एक और चीज़ भी ये करता है। स्टेबलाइजेशन के लिए मेनली जो है ना, वो आपका साइटोस्केलेटन है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का डिफरेंट फंक्शन है। अच्छा, और सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है?
ओवरऑल जो परमिएबिलिटी है ना वो आपकी पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। और ब्रेनस्टॉर्म करो चलो। अच्छा, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना ये बेसिकली क्या करता है, ये फ्लूइडिटी मेंटेन करता है आपके लिपिड बाइलेयर की। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फ्लूइडिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है इन आवर लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये इसका फंक्शन है और इसका भी एमसीक्यू आ जाता होता है। ठीक है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने इसकी बेसिकली एमसीक्यू पॉइंट्स किए हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, इसमें लिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है टू मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट मेंटेन्स फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। कोई मुझे बता सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का आउटर कोट है उसको क्या कहते हैं? नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ जी, उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। हाइड्रोफोबिक लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन तीन चीज़ों से बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इसमें से हाइड्रोफोबिक कौन सा होएगा? हाँ जी, लिपिड बाइलेयर। अच्छा, अब अगर मैं एक सवाल पूछूं कि मैंने एक ऐसा कंपाउंड या ऐसी कोई चीज़ बनानी है जो कि बेस्ट हो परमिएबिलिटी में, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? हाइड्रोफोबिक बेसिकली एक टर्म है उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप तेल में पानी डालते हो तो वो पानी और तेल सेपरेट हो जाता है ना, तो उसी तरीके से बेसिकली व्हाट इज ऑयल, ऑयल इज ऑल्सो ऑफ लिपिड्स, फैट्स। तो लिपिड बाइलेयर जो होती है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को पास नहीं करने देती। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, तो उसकी बेस पर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो टर्म्स हैं। हाइड्रोफोबिक होता है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं करता और हाइड्रोफिलिक होता है जो वाटर में डिज़ोल्व करता है। अब अगर मैं पूछूं कि बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक किसी सब्सटेंस की जो अच्छे से पास करता है सेल मेम्ब्रेन में से, वो क्या है, ये भी आपके पेपर का स्टेटमेंट है। ठीक है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आई डू नॉट रिमेंबर, लेकिन वो पूछते हैं कि बेस्ट मॉलिक्यूल फॉर परमिएबिलिटी क्या है, यानी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। किसी को इस क्वेश्चन का आइडिया है? अगर मैं कहूँ कि मुझे एक अच्छा आइडियल मॉलिक्यूल बनाना है जो सेल मेम्ब्रेन में से आराम से पास कर सके, तो मैं उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक डालूंगी? अच्छा, इसकी जो प्रॉपर टर्म है ना, that is it should be partially hydrophobic and partially hydrophilic। जो स्मॉल मॉलिक्यूल है ना, ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो आता है विद रिस्पेक्ट टू गैसेस की डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की डिफ्यूजन में आता है कि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो इजीली पास करते हैं। लेकिन अगर हम पूछें ना कि आइडियल सॉल्युबल कंपोनेंट कौन सा होता है, तो आपका एक आइडियल सॉल्युबल कंपोनेंट वो होगा जो पार्टली हाइड्रोफोबिक हो और पार्टली हाइड्रोफिलिक हो। ठीक है, यानी उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो कहीं से भी पास कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर ली है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास जो आता है ना विद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, वो आता है कि हमारे पास तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी सेल ऑर्गेनेलीज में जिनकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ सेल की नहीं होगी,
ठीक है, हर स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर है उसकी भी एक आउटर कवरिंग है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं। बेशक उसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा नहीं है, वो डबल लेयर नहीं है, लेकिन हर स्ट्रक्चर के पास एक मेम्ब्रेन होती है, सिवाय 3 स्ट्रक्चर्स के। किसी को उन 3 स्ट्रक्चर्स का नाम पता है? कौन से 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं आपके सेल के अंदर जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती? हाँ जी, एक तो राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन और एक और न्यूक्लियोलस। बिल्कुल ठीक। 3 स्ट्रक्चर्स हैं हमारी सेल ऑर्गेनेलीज में जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। दे आर न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। ठीक है, इसके कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनकी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वैसे हर स्ट्रक्चर के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन तो होती है, यानी उसकी एक आउटर कवरिंग होती है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं बॉडी में जिनकी डबल मेम्ब्रेन होती है। अब जो डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो आपके पास आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी ऑपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर ली है। अब हम आगे चलते हैं साइटोप्लाज्म पे। बेसिकली व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म एक जेलेटिनस लिक्विड होता है सेल के अंदर, विच इज़ कम्पोज ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सारी जो हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं ना, वो इसके अंदर सस्पेंडेड होती हैं। ठीक है, यानी आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, ये सब कुछ जो है ना इस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर आता है ना, वो आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ना, वो मेन बॉडी होती है सेल की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही आपका डीएनए होता है, आरएनए होता है। ठीक है, और इसी का काम होता है बेसिकली पूरे सेल को कंट्रोल करना। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है सेल में जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, यानी आपके जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा ना कि ये सेल किस चीज़ के लिए। देखो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, हार्ट अलग है, स्टमक अलग है, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा सेल किस पार्ट का है इसकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर है। तो बेसिकली न्यूक्लियस इज अ स्ट्रक्चर विच कंटेन्स क्रोमोसोम्स, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपका आरएनए बनता है डीएनए से। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोड्यूस और असेंबल करता है राइबोसोम्स को। ठीक है, ये राइबोसोम्स आगे जा कर के आरएनए बनाते हैं जिसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, और प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज़ जो बन रही है ना, दैट इज़ बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो जो डीएनए और आरएनए बनाने वाली मेन बॉडी है ना, वो है आपका न्यूक्लियोलस। इसका क्या सवाल आता है? इसका यही सवाल आता है कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है टू प्रोड्यूस आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, और प्रोटीन। मेन साइट है ये सिंथेसिस की फॉर राइबोसोमल आरएनए। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि जब न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है और अगर उस टाइम पर हम माइक्रोस्कोप से विजुलाइज करते हैं तो हमारे न्यूक्लियोलाई कैसे नज़र आते हैं? अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई व्हेन सेल इज़ इन एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस? जब हमारा सेल एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है तो आपके न्यूक्लियोलाई कैसे होते हैं?
हाँ जी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है, ये भी आपके पेपर का सवाल है। न्यूक्लियोलस में से यही सवाल आते हैं कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, ठीक है। और दूसरा कि अगर हमारा सेल प्रोमिनेंट सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, तो उसके प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होंगे, ठीक है। फिर आपके पास यही पे ना, इसी न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ आती है विच इज़ डीएनए आरएनए सिंथेसिस की साइट है आपका न्यूक्लियोलस। अगर वो न्यूक्लियोलस का ऑप्शन नहीं देगा ना आपको, तो फिर आपने न्यूक्लियस को प्रेफर करना है, वरना न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस फॉर डीएनए एंड आरएनए एंड राइबोसोम्स आर साइट ऑफ सिंथेसिस फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बेसिकली इसका एक और नाम है पेरीन्यूक्लियर सिस्टर्न। ये गैप है न्यूक्लियस की दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान। हमने स्टार्ट में पढ़ा ना कि न्यूक्लियस आपका एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो उस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के जो दरमियान का गैप है ना, उसको बस पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, ठीक है। ये एज सच पेपर में नहीं आता, लेकिन आपको ये टर्म पता होनी चाहिए कि अगर ये आपको किसी स्टेटमेंट में आ जाए, सो यू शुड नो कि न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के दरमियान में जो स्पेस है ना, उसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑर्गेनेली आती है ना, दैट इज बेसिकली योर माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, ये होते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन होती है और अंदर वाली मेम्ब्रेन ना ऐसे कवर, ये कर्व्ड सी होती है, ठीक है, यानी इस तरीके से बनी होती है, ठीक है। ये क्या है? ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी बनाती है बाय सिंथेसाइजिंग एटीपी। इसकी डेफिनेशन इटसेल्फ पेपर का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्फ रेप्लिकेटिव ऑर्गेनेली है जो एटीपी बनाती है। दूसरा मुझे ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है। जब मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए एक प्रोटीन से बनता है, अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव। किसी को पता है कि वो कौन सा प्रोटीन है? किसी को याद है हमने कौन सा अमाइनो एसिड किया था जो डीएनए फॉर्मेशन में पार्ट लेता है? अच्छा, हिस्टिडीन होता है जो आपका डीएनए फॉर्मेशन में पार्ट लेता है, ठीक है। हिस्टोन, हिस्टिडीन ये होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोई मुझे बता सकता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कौन से पेरेंट से इनहेरिट होता है? व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए? हाँ जी, मैटरनल होता है आपका। मैटरनल डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। इसका सवाल सिंपल भी आ जाता है, सीधा सीधा भी आ जाता है कि विच ऑर्गेनेली कंटेन्स मैटरनल डीएनए। और कई दफ़ा ना इसका एक मैंने स्टेटमेंट आज तक देखा है ऐसा, जिसमें इसका इस तरीके से भी सवाल आया हुआ है कि एक पेशेंट है, उसका पैटर्निटी टेस्ट करना है और हमने फाइंड आउट करना है अबाउट द मदर, तो हम कौन सी ऑर्गेनेली का टेस्ट करेंगे? तो हम बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का टेस्ट करते हैं, ठीक है। यानी घुमा फिरा के भी सवाल आ जाता है, इसका स्ट्रेट भी सवाल आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो लिपिड बाइलेयर्स होती हैं, यानी ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ना, वो जैसे अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किया था, लिपिड बाइलेयर होती है। अब जो आउटर वाली होती है ना, वो तो ठीक है, वो सीधी सादी स्मूथ लेयर होती है इसकी। जो इनर वाली लेयर होती है ना, ये इनर वाली लेयर बेसिकली इसके अंदर होता है सारा जेल मैट्रिक्स, और इसके अंदर होती हैं फोल्डिंग्स और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, ठीक है।
इसके पास इसका अपना डीएनए भी है, इसने ऑक्सीडेशन भी करनी है, इसने एटीपी भी बनाना है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कंट्रोल करना है। तो आपका जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, जो आपका साइकिल है जो कि आपकी बनाता है एटीपी, उस सब के लिए आपको एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, हमारे पास कई सारे एंजाइम्स आते हैं। तो वो एंजाइम्स की क्या लोकेशन होती है, वो लोकेटेड होते हैं इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी बेसिकली जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किया था ना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी फोल्डिंग्स होती हैं। इन फोल्डिंग्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं छोटे छोटे एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में सिट्रिक एसिड के एंजाइम्स भी, और साथ इसी के अंदर होता है इसका डीएनए। इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रोटीन होता है विच इज कॉल्ड कार्डियोलिपिन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये सारी चीज़ें आपसे एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं। एंजाइम्स का चलो नहीं पूछा जाता कि कौन से एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन कार्डियोलिपिन पूछा जाता है कि कार्डियोलिपिन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनेली है ना, वो हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं राइबोसोम्स। ठीक है, वो राइबोसोम्स एक रफ सी अपीयरेंस देते हैं। यानी इस तरीके से एक आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर ना छोटे 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 राइबोसोम्स होते हैं, तो ये एक रफ सी अपीयरेंस देता है। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या करता है, अब जाहिर है इसके अंदर राइबोसोम्स है, तो इसका मेन फंक्शन यही होगा कि ये प्रोटीन मेकर है। ठीक है, इसका फंक्शन पूछ लेते होते हैं अक्सर पेपर में। दूसरी चीज़ पूछते हैं कि रफ, एक इस तरह से सवाल आता है कि कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो कि कंटिन्यूस है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप अगर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो ना, तो ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है ऐसे एक चीज़, ठीक है, एक ऑर्गेनेली इस तरीके से जुड़ी हुई है। तो ये कौन सी ऑर्गेनेली है, विच ऑर्गेनेली इज कंटिन्यूस विद योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक तो इसकी ग्रैनुलर अपीयरेंस के बारे में पूछ लेते होते हैं, दूसरा इसकी कंटिन्यूएशन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पूछते हैं, तीसरा मुझे ये बताओ कि सेल में जब हम स्टेनिंग करते हैं, हमारे पास दो स्टेन्स होते हैं ना, हीमाटॉक्सिलिन इयोसिन। तो हम जब सेल की स्टेनिंग करते हैं तो आपका जो RER होता है वो कौन सा स्टेन देगा, बेजोफिलिक देगा, इयोसिनोफिलिक देगा? बेजोफिलिक देगा। और राइबोसोम कौन सा स्टेन देगा? हाँ, दोनों बेजोफिलिक देंगे। इसको इस तरीके से याद रख लो कि RER पर भी आपका तो राइबोसोम ही अटैच होता है, तो दोनों बेसिकली बेजोफिलिक स्टेन देते हैं। ये सवाल आ जाता होता है। उसके अलावा इसके अंदर होती हैं निसिल बॉडीज। अब निसिल बॉडीज क्या होती हैं, निसिल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स भी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स अबंडेंट होते हैं RER में। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो, हमारी बॉडी में ना हर हर चीज़ का एक ऑर्गन है और हर ऑर्गन का एक सेल है। ठीक है, जो हमारी ब्रेन है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, या जितने हमारे नर्व सेल्स हैं, उन सेल्स का भी यही स्ट्रक्चर है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेप डिफरेंट हो। तो उन सेल्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं निसिल बॉडीज़। ये निसिल बॉडीज़ का क्या फंक्शन होता है, ये निसिल बॉडीज़ प्रोटीन्स बनाती हैं। तो ये निसिल बॉडीज़ के अंदर अबंडेंट राइबोसोम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रोटीन्स बना सकें। और ये निसिल बॉडीज़ कहाँ होती हैं, आपके नर्व सेल्स के अंदर होती हैं। समझ लग गया ये पॉइंट? हर ऑर्गन का अपना सेल होता है, हर सेल के पास अपने फंक्शन के हिसाब से कम या ज़्यादा चीज़ें होंगी।
जिस सेल ने डीएनए बनाना है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होंगे। जिस सेल ने क्या करना है कि परमिएबिलिटी का फंक्शन कंट्रोल करना है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रांग होगी। उसी तरीके से जिस सेल ने आपके प्रोटीन्स बनाने हैं ना उसके अंदर आपका RER ज़्यादा होगा। जिस सेल ने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है उसके अंदर SCR ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जिस सेल का जो काम होता है ना उसके अंदर वो ऑर्गेनेली अबंडेंट होती है। अब जो आपके न्यूरोनल सेल्स हैं ना उनके अंदर होती हैं निसल बॉडीज़ और इन निसल बॉडीज़ के अंदर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि न्यूरोनल सेल्स का वैसे क्या क्या काम है, प्रोटीन बनाना। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है? थोड़ा सा अनरिलेटेड है टू आवर टॉपिक, लेकिन हमने CNS किया है। कोई मुझे बता सकता है लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म? हमारी बॉडी में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है ना शॉर्ट टर्म से, प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल ठीक है, तो यहीं से रिलेट कर लो कि इसी वजह से आपके जो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरोनल सेल्स होते हैं, इनको प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इनके अंदर अबंडेंट RER होता है। ठीक है, फिर ये RER क्या करता है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, तो इट विल सिंथेसाइज एंजाइम एसिटाइल ट्रांसफरेज, पेप्टाइड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन हमने RER के साथ ही कर लिया है कि राइबोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन फॉर्मिंग ऑर्गेनेलीज होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये हम सारे MCQ पॉइंट्स करें, इसके बाद जब आप आज AA करोगे ना तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ और स्मूथ है ना, इसके नेम की मैंने आपको बेसिस बता दी है। नेम की बेसिस सिर्फ ये है कि एक पे राइबोसोम होता है तो इसलिए उसकी रफ सी अपेयरेंस होती है, और एक पे राइबोसोम नहीं होता इसलिए उसकी ज़रा स्मूदर अपेयरेंस होती है, तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कराता है? ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, पेनाडोल हो गई, ब्रूफिन हो गई, कोई भी ड्रग जो आपने इंजेस्ट किया उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, विच आर नॉट वेरी सेफ फॉर यू इन नॉर्मल डोजेस। वो, या फिर अगर कोई एल्कोहलिक है या कोई स्मोकर है तो यू नो कि अल्कोहल वेरी डेंजरस, सिगरेट स्मोक इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो इसकी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं ना उनको डिटॉक्सिफाई करने का जो काम होता है ना वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अगर किसी ने कोई पॉइजन इंजेस्ट कर लिया है तो उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करवाता है उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, यानी टॉक्सिन्स रिमूव करता है वहाँ से, और फिर वो टॉक्सिन्स एक्सक्रीट कराता है बॉडी में से। ठीक है, एक और इसका फंक्शन है, और ये MCQ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इसका फंक्शन है कि ये स्टोर और रिलीज कराता है कैल्शियम, यानी SCR जो होता है ना वो आपका कैल्शियम स्टोरिंग और रिलीजिंग करवाता है। साथ ही ऐसे याद रख लो कि स्टेरॉयड सिंथेसिस, जो आपका RER था वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता था, जो SCR है वो स्टेरॉयड सिंथेसिस करवाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अब हमने पढ़ा है ना कि निसल बॉडीज में अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी तरीके से आपकी बॉडी में लेडिग सेल्स होते हैं। कोई मुझे बता सकता है लेडिग सेल्स कौन सा हार्मोन बनाते थे? रिप्रोडक्शन में हमने ये किया था, आपके जो लेडिग सेल्स हैं वो कौन सा मेल हार्मोन बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज स्टेरॉयड इन नेचर। ठीक है, ये तो सबको पता है ना कि टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड इन नेचर है। लेडिक सेल्स का फंक्शन है स्टेरॉयड सिंथेसिस यानी टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस। तो जो लेडिक सेल्स हैं उसमें अबंडेंट SCR होता है, बिल्कुल वैसे जैसे निसल बॉडीज में अबंडेंट RER है, उसी तरीके से लेडिक सेल्स में अबंडेंट SCR है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और बॉडी बनती है विच इज कॉल्ड पेरोक्सिसोम। ठीक है, इसका एक निमोनिक है
ये निमोनिक अभी याद कर लो, SP बॉट LG TV, ठीक है। अब ये निमोनिक किस किस चीज़ की को रिलेशन है ये मैं आपको बताऊंगी। आपका जो SCR है, ठीक है, इसमें जो बॉडीज होती हैं ना उनको कहते हैं पेरोक्सिसोम, सही है। उसके बाद आ जाओ एक और चीज़ पे जो है गोल्जी ऑपरेटस। ये जो गोल्जी ऑपरेटस है ना, इसका क्या फंक्शन है, ये सेल की ऑर्गेनेली है जो कि प्रोसेस, पैकेजिंग और सॉर्टिंग आउट ऑफ प्रोटीन्स करता है। ये यही इसका सवाल आता है, यानी इसकी डेफिनेशन इसका सवाल आ जाता है कि गोल्जी ऑपरेटस का क्या फंक्शन है। तो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स गोल्जी ऑपरेटस का फंक्शन है, ठीक है। फिर ये पैकेज करके उनको भेजता है बाहर आउटसाइड द सेल। अब इसमें एक और चीज़ होती है, ये जो गोल्जी ऑपरेटस है ना, इसके अंदर होते हैं लाइसोसोम्स, यानी SP जो है SCR और पेरोक्सिसोम है। उसके बाद आपके पास जो दूसरी चीज़ आती है वो आपके पास आती है गोल्जी, जिसके अंदर होते हैं आपके लाइसोसोम्स। ये दोनों स्मॉलर ऑर्गेनेलीज हैं जिनके हम इंडिविजुअल फंक्शंस करेंगे, ठीक है। ये निमोनिक सबको क्लियर है, SP बॉट LG TV। किसी को अगर निमोनिक से नहीं भी याद करना तो भी इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज ये मैंने अपनी ईज के लिए बनाया था कि गोल्जी में लाइसोसोम्स होते हैं और SCR में पेरोक्सिसोम्स होते हैं। SP बॉट LG TV एक निमोनिक है जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पेरोक्सिसोम्स प्रोड्यूस होते हैं और गोल्जी ऑपरेटस से लाइसोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये पेपर में सवाल आता है, वो पूछते हैं कि पेरोक्सिसोम्स कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। जैसे राइबोसोम्स RER में थे ना, उसी तरीके से आपके पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो बडिंग ऑफ SCR से आते हैं। पेरोक्सिसोम्स, अब हम पेरोक्सिसोम्स पे आ गए हैं। पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, पेरोक्सिसोम्स होती हैं स्मॉल ऑर्गेनेलीज विच आर फॉर्म बाय द बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलेजेस और ऑक्सीडेजेस। ये क्या करते हैं, हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन पढ़ा था, SCR के दो फंक्शन पढ़े हैं हमने। कोई मुझे बता सकता है कि क्या क्या फंक्शन है SCR के? SCR के क्या दो फंक्शन हमने पढ़े हैं? डिटॉक्सिफिकेशन और स्टीरॉयड, ठीक है। अब जो डिटॉक्सिफिकेशन है ना, उसमें ये पेरोक्सिसोम्स काम आता है, ठीक है। जो आपका पेरोक्सिसोम है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड टॉक्सिन्स। इसमें हाइड्रोलेजेस और ऑक्सीडेजेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं ये जो कि पॉइजन्स और टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं और साथ ही ये बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये भी MCQ आता है, और ये कंफ्यूज नहीं करना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं ना उनकी बीटा ऑक्सीडेशन कराता है आपका पेरोक्सिसोम, ठीक है। हाँ जी, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम भी होता है लिवर का। कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में आपके LFTs का? ये हमने GIT में किया है। माइटोकॉन्ड्रिया में LFTs का एक एंजाइम होता है, वो कौन सा होता है, किसी को याद है? जो हमारा AST होता है ना, लिवर एंजाइम, AST लिवर एंजाइम होता है आपका, ठीक है, जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में रेज हो जाता है।
वो AST आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में या क्रोनिक अल्कोहलिक्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ऑर्गेनेली डैमेज होती है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ALT आपका साइटोसोल में होता है। ALT साइटोसोल के अंदर लोकेटेड होता है, AST माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लोकेटेड होता है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं हमारे पेरोक्सिसोम्स पर। पेरोक्सिसोम्स का क्या फंक्शन है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करवाना और साथ डिटॉक्सिफिकेशन करवाना पॉइजनस सब्सटेंसेस की। दूसरा इसका क्या MCQ आता है? एक तो फंक्शन का MCQ आ जाता है, दूसरा इसका MCQ आता है कि ये कौन सी बॉडी में होता है, तो ये बेसिकली आपकी SCR में होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी ऑर्गेनेली आपके पास आती है वो आती है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का क्या फंक्शन है? ये गोल्जी अपरेटस से निकलती हैं और इनके अंदर होते हैं न्यूक्लिएजेस जो डिग्रेड करते हैं RNA को, DNA को। साथ इसके अंदर बैक्टीरियोसिडल इंजाइम्स होते हैं, लाइजोजाइम। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है लाइजोसोम्स का क्या बेसिक है? डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेड करते हैं ये सब्सटेंसेस को। अब ये डिग्रेड कर सकते हैं DNA को, RNA को। कोई बैक्टीरिया आ गया है तो बैक्टीरिया को बाय लाइजोजाइम। ठीक है, और उसके बाद इनके अंदर होता है लाइजोफेरिन। लाइजोफेरिन भी एक एंजाइम होता है। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को बाइंड करता है विद आयरन और उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है।